आज है आपकी लेंस पे क्लास नंबर 3। थोड़ा रिवीजन से यानी कि बैक से स्टार्ट करते हैं। आप विजुअल एंगल पढ़ रहे थे, विजुअल एंगल। तो विजुअल एंगल क्या होता है? एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट या फिर इमेज ओवर आइज। ये कहीं और बन ही नहीं सकता, केवल और केवल आइज पर बनेगा। तो विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट और इमेज ओवर आइज इज कॉल्ड विजुअल एंगल। विजुअल एंगल। अब ये तुमने बताया था, फिर भी हमने कहा कि सही नहीं है। अब वो रिकॉर्ड तो है नहीं, चलिए ठीक है ना। अब आप देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी आंखों पर एंगल बनाएगा और इमेज भी आंखों पर एंगल बनाएगा। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ए भी ऑब्जेक्ट है और ये आपकी आईज है। तो इस ऑब्जेक्ट ने आंखों पर जो भी एंगल बनाया हम उसको अल्फा से लिखेंगे। क्या ये बाउंडेशन है? तो ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन जनरली हम लोग जब विजुअल एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं तो अल्फा जो है वो विजुअल एंगल होता है। विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, और ये बार बार लिख करके इंसर्ट नहीं करते ओवर द आइज, एट द आइज, क्योंकि ये केवल और केवल आपकी आंखों पर ही बनेगा। अब सपोज कर लो कि कोई इमेज है, ए डैश बी डैश, और ये आपकी आंखें हैं। तो अब इमेज ने आपकी आंखों पर जो एंगल बनाया वो बीटा से लिखा जाएगा। तो बीटा है विजुअल एंगल फॉर्म बाय इमेज। कहाँ? ओवर द आइज, एट द आइज। अब ये भी आपका कॉमन सेंस है कि बीटा को लेने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपके पास बीटा है तो ऑब्जेक्ट और आंखों के बीच में क्या आना चाहिए? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आना चाहिए। भाई देखो, ये आपकी ई फॉर आइज थी और ये ऑब्जेक्ट था, ये भी ऑब्जेक्ट था। तो आपकी आंखें इस ऑब्जेक्ट को छोटा सा देख रही थी अल्फा विजुअल एंगल के साथ। फिर आपने कहा नहीं, हमको तो बीटा चाहिए। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि आपकी आंखों और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या आएगा? कोई ना कोई तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आएगा। तो जैसे ही आपने यहाँ पर अपने बीच में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इंट्रोड्यूस कर दिया, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जानते हैं क्या होते हैं? इनको केवल एक ही ट्रेनिंग दी जाती है, बीटा नाम का जो विजुअल एंगल है बड़ा कर दो। ये कभी छोटा विजुअल एंगल नहीं बनाते। जैसे ही आंखों और ऑब्जेक्ट के बीच में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लगा दिया गया तो अब आपकी आंखें क्या देखेंगी? इमेज देखेंगी। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हमेशा जो है बड़ा विजुअल एंगल बनाते हैं, तो जो कंपैरेटिवली इमेज होगी वो भी क्या होगी? बड़ी। तो अब जो इमेज बन रही है वो बड़ी सी बन रही है। मान लेते हैं ए डैश बी डैश। तो अब आपकी आंखों में जो विजुअल एंगल बनेगा वो बीटा बनेगा, और बीटा हमेशा ही अल्फा से बड़ा होता है। बीटा ऑलवेज ग्रेटर देन अल्फा, ऑलवेज ग्रेटर देन अल्फा, कभी छोटा होता ही नहीं है। तो बीटा की वैल्यू हमेशा ही अल्फा से बड़ी होती है, ठीक है ना। और बड़ा विजुअल एंगल बनाने का जो काम करने वाले लोग हैं उनको हम कहते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, तो आप लिखोगे कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर डिवाइसेज विच, ध्यान दें अब जो लिखा जा रहा है, विच इंक्रीज विजुअल एंगल। इनको और कुछ आता ही नहीं है, ये केवल और केवल विजुअल एंगल को बड़ा करना जानते हैं। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो हमेशा ही विजुअल एंगल को क्या करती हैं? बड़ा करती हैं। अब ऐसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो साइज बड़ा करके विजुअल एंगल बड़ा करते हैं,
ऐसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो साइज को बड़ा करके विजुअल एंगल बड़ा करते हैं वो माइक्रोस्कोप कहलाते हैं। जैसे आप देखिएगा, आप अपना सिंपल माइक्रोस्कोप जिसको मैग्नीफाइंग ग्लास आपने कहा है, जरा उसका मैजिक देखिए। ये आपके पास में छोटा सा ऑब्जेक्ट है ए बी, और इसको तुमने कॉन्वेक्स लेंस के बहुत क्लोज करके रख दिया है। ये फोकस है, ये ट्वाइस ऑफ फोकस है, और इसकी आप जरा इमेज बना लो। इधर भी फोकस और ट्वाइस ऑफ फोकस। तो जो फॉर्मेलिटीज इमेज बनाने की हैं वो आप यहां फॉलो करिए। एरो अगर डायग्राम बनाते समय आप मिस करते हैं तो फिर घर आकर के केवल आप नंबर काउंट कर सकते हैं, एक्चुअल में कॉपी में नंबर आएंगे नहीं। अगर आप रे डायग्राम बनाते समय एरो मिस करते हैं तो आप केवल अपने लिए ही मान के चलिए कि आपने सब सही किया। ये देखिए इमेज बन गई ए डैश बी डैश, और जैसे ही आंखों से लेंस ट्रांसमिट होगी, आंखें इंतज़ार कर रही होंगी, मैंने गलत बोल दिया, जैसे ही लेंस से लाइट ट्रांसमिट होगी आंखें इंतज़ार कर रही होंगी, आंखों के अंदर जाएंगी और क्या दिखाएंगी, ए डैश बी डैश। तो इसलिए अब ये हमारा जो लेंस है ना, ये किस फैमिली का मेंबर बन गया, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और जरा देखिए इसने कौन सा फिजिक्स का फंडा लगाया है, इसने साइज बड़ा करके विजुअल एंगल बड़ा किया है। विजुअल एंगल बड़ा दो तरीके से होता है, एक डिस्टेंस कम करके और एक साइज को बड़ा करके, ठीक है ना। विजुअल एंगल दो तरीके से बड़ा होता है, डिस्टेंस कम करके और साइज को भी बड़ा करके विजुअल एंगल बड़ा हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे अभी हमको स्टार छोटे दिख रहे हैं क्योंकि डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। अगर कोई स्टार को पकड़ के हमारे पास ले आए तो स्टार बड़ा हो जाएगा, तो विजुअल एंगल क्या हो गया, बड़ा। जब एरोप्लेन आपका चल रहा है, आपने अपनी छत से देखा हवाई जहाज को, तो आपने कहा छोटा सा है। वही एरोप्लेन अगर आपके छत पर आकर के लैंड कर जाए तो आप कहोगे अभी तो बहुत बड़ा है। तो डिस्टेंस के साथ भी विजुअल एंगल क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ये जो एग्जाम्पल मैंने दिए उससे तुमको ये पता चल गया कि जो विजुअल एंगल है दैट इज प्रोपोर्शनल टू साइज, और जो विजुअल एंगल है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 1 डिस्टेंस। डिस्टेंस कम करोगे विजुअल एंगल बड़ा हो जाएगा, डिस्टेंस ज़्यादा करोगे विजुअल एंगल छोटा हो जाएगा। और आपकी आंखें कौन बड़ा है कौन छोटा है वो विजुअल एंगल से फैसला करती हैं। स्टार कहता रहे कि हम तो बहुत बड़े हैं, मेरी आंखों को क्या दिखते हैं, छोटे, तो हम तो यही कहेंगे बहुत छोटे हो यार तुम। भाई स्टार के बारे में तो हम लोग ये स्टेटमेंट देंगे ना कि तुम्हारा तो साइज हमारे घर से भी बहुत छोटा है, जबकि रियलिटी कुछ और है। तो आंखें कभी भी सच नहीं देखती, आंखें कभी भी आपको सच नहीं बताती। आंखों को केवल एक ही फंडा पता है, छोटा विजुअल एंगल छोटा साइज, बड़ा विजुअल एंगल तो बड़ा साइज, ठीक है। तो जो ये आपके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो केवल और केवल विजुअल एंगल को बड़ा करना जानते हैं। और ऐसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स which increases visual angle by increasing size। जैसे कि अभी अभी हमारे इस सिंपल माइक्रोस्कोप के लेंस ने साइज बड़ा करके विजुअल एंगल को बड़ा किया है। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स विच इंक्रीजेस विजुअल एंगल बाय इंक्रीजिंग साइज कॉल्ड माइक्रोस्कोप। उन सारे के सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप। तो अगर आपको किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में माइक्रोस्कोप ये टर्म दिखाई दे, समझ जाना उसका फीचर्स क्या है। जैसे अपने पास में है सिंपल माइक्रोस्कोप, कुछ जानो या ना जानो बट इतना पक्का हो गया कि इसने जो काम किया होगा साइज बड़ा करके विजुअल एंगल बड़ा किया होगा। एक अपने पास में जाना पहचाना कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब देखो इसको तुम जानते हो कितना जानते हो डजंट मैटर,
लेकिन तुमने देखा कि इसके नाम में माइक्रोस्कोप लगा हुआ है, इसका मतलब है इसको भी केवल एक ही काम आता है, साइज बड़ा करिए, विजुअल एंगल बड़ा करिए। एक आपके पास में है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कुल मिलाकर के जिन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नाम में माइक्रोस्कोप आएगा वो केवल एक ही फीचर्स करते हैं, साइज बड़ा करिए, विजुअल एंगल बड़ा करिए। ठीक है। और फिर अगर हम देखें, इसी बात को रिपीट करते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऐसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिनको की ट्रेनिंग मिली होती है, कौन से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स विच इंक्रीज visual angle by decreasing distance, देखिए डिस्टेंस को कम करके विजुअल एंगल बड़ा कर देना, उनको कहते हैं टेलीस्कोप, कॉल्ड टेलीस्कोप। टेली माने दूर, स्कोप मतलब दिखा देना, जो दूर की चीज़ों को दिखा दे वो टेलीस्कोप कहलाते हैं। माइक्रो माने छोटा, स्कोप मतलब दिखा देना, जो छोटी चीज़ों को दिखा दें वो क्या कहलाते हैं, माइक्रोस्कोप। लेकिन फिजिक्स के अकॉर्डिंग उनका जो नाम है और जो काम है वो दोनों एक साथ यहाँ बोर्ड पर है, कि ऐसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिनको केवल एक ही काम सिखाया गया है कि डिस्टेंस को डिक्रीज करो और विजुअल एंगल बड़ा कर दो, वो टेलीस्कोप है। तो जैसे ही आपने कहा कि यार वो स्टार बिल्कुल डॉट सा दिख रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या है, आपने टेलीस्कोप लगाया, अब वो समझ में आने लगा। हुआ क्या, टेलीस्कोप ने उस दूर वाले स्टार को क्या किया, पास किया, और जब उसने उसको पास किया तो डिस्टेंस कम किया तो विजुअल एंगल ज़्यादा हो गया, और जैसे ज़्यादा विजुअल एंगल हो गया तो आपकी आंखें उस कंफर्ट जोन में आ गई कि आपने कहा कि हाँ अब ये हमको थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है। क्लियर ये बात? आपको अपने लिए जो है सिंपल माइक्रोस्कोप की कुछ बातें हमेशा तैयार रखनी चाहिए। जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप, केवल और केवल हम सिंपल माइक्रोस्कोप को कंपैरेटिवली थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेते हैं, और बाकी जितने भी लोग हैं उनको हम लोग इंट्रोडक्टरी देख लेंगे। तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है भाई? सिंपल माइक्रोस्कोप, तो सिंपल माइक्रोस्कोप एक तो इसका आपको डेफिनेशन ही पता हो गई, क्या करते हैं, इंक्रीज विजुअल एंगल, वीए माने विजुअल एंगल, बाय इंक्रीजिंग साइज, और ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल मैग्नीफाइड मीन्स बड़ी, और जो इमेज वर्चुअल होती है वो हमेशा सीधी होती है, इरेक्ट इमेज इन फ्रंट ऑफ आईज विच easily focused by eyes। मैंने आपको बता रखा, मैं फिर रिपीट कर दूं, ऐसे लेंसेज जिनको आंखों के साथ इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ये लेंस हमारा क्या है, लेंस क्लोज टू आई, डजंट मैटर कि ये पावर निगेटिव का है या पॉजिटिव का है, जो लेंसेज आंखों के साथ इस्तेमाल होते हैं, यानी जिनके साथ आंखें बहुत क्लोज होती हैं, उनको आई पीस कहा जाता है। क्या कहते हैं, आई पीस। उनको केवल एक ही काम मिलता है कि वर्चुअल की मैग्नीफाइड इमेज बनानी है, क्योंकि जो वर्चुअल इमेज होती है वो सामने बनती है, और जो चीज़ आंखों के सामने होती है वो आसानी से क्या होती है, दिखाई देती है, और यहाँ पर आसानी से दिखाई देती है, इसी को कहा गया फोकस करना। अगर आपसे बोला जाए कि सिंपल माइक्रोस्कोप में रियल की मैग्नीफाइड इमेज बने तो क्या समस्या आ जाएगी, तो जो रियल की मैग्नीफाइड इमेज बनेगी वो आपके पीछे बनेगी, और इस समय जो मेरे पीछे वो हमको दिख नहीं रहा, तो हमें तो जो दिखता है वो हमारे सामने होना चाहिए। तो इसलिए ये समस्या आ जाएगी कि रियल की मैग्नीफाइड अगर इमेज बनाओगे तो फोकस ही नहीं हो पाएगी, एंड दैट इज वाई आपके पास केवल बाउंडेशन है कि सिंपल माइक्रोस्कोप जो है हमेशा वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज देते हैं। और सिंपल माइक्रोस्कोप हैविंग कन्वर्जिंग लेंस ऑफ ए स्मॉलेस्ट पॉसिबल फोकल लेंथ, जितना कम हो सके
उतना कम फोकल लेंथ का लेंस लीजिए और कॉमन सेंस लगाइए, जब किसी लेंस की फोकल लेंथ स्मॉलेस्ट होगी तो पावर क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो पावर होगी मैक्सिमम, पावर मैक्सिमम। तो इसका रीज़न ये है, रीज़न भी मैं डायग्राम में दिखाता हूँ। ये आपके पास लेंस है जिसकी फोकल लेंथ f है, ये फोकस है, ये ट्वाइस ऑफ फोकस है, क्योंकि इसको वर्चुअल की मैग्नीफाइड इमेज बनानी है। तो मजबूरी आपकी ये है, बाउंडेशन है आपके ऊपर कि ऑब्जेक्ट को f और लेंस के बीच रखना पड़ेगा। तो u की वैल्यू क्या है, फोकल लेंथ से कम है। u की वैल्यू क्या है, फोकल लेंथ से कम है। अभी कई बार इमेज बनाई जा चुकी है, तो अपना ये लेंस जब वर्चुअल इमेज बनाएगा तो जानदार शानदार आपको मैग्नीफाइड इमेज दे देगा। अब जो इमेज बनी उसका साइज i है, और जो ये ऑब्जेक्ट था उसका साइज o है, और जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है लेंस से वो v है। तो अब आप देखिए i बाई o बराबर v बाई u, ये लेंसों में फार्मूला होता है। तो i बराबर हो गया v बाई u, साथ में o। अब अगर आपसे डिमांड आए कि एज u मिनिमम, नीचे की तरफ एरो मतलब कम होना, अगर u को कम किया जाए तो i क्या होगा, ज्यादा होगा। एज u मिनिमम देन साइज ऑफ इमेज कैपिटल I बिकम मैक्सिमम। नीचे की तरफ एरो मतलब कम, ऊपर एरो मतलब ज्यादा। तो जैसे जैसे u को आप कम करोगे वैसे वैसे i क्या होगा, ज्यादा होगा। तो लीजिए आपके एक्सपर्ट ने कहा कि अगर फोकल लेंथ कम होगी तो ऑटोमेटिकली u क्या हो जाएगा, कम। भाई देखो फोकल लेंथ कम तो u भी क्या हो जाएगा, कम। और जब u आपका कम पे चलेगा, u आपका लेसर हो जाएगा, तो आपका जो साइज ऑफ इमेज है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए जब सिंपल माइक्रोस्कोप का लेंस आप सेलेक्ट करते हैं तो आपकी अपनी चॉइस में ये हमेशा रहना चाहिए कि हमको कॉन्वेक्स लेंस तो लेना है, लेकिन मिनिमम फोकल लेंथ जितनी पॉसिबल अवेलेबल हो उसका हमें सिंपल माइक्रोस्कोप बनाना है। इसके बाद फिर ये जो बीटा था और अल्फा था, दैट इज कॉल्ड द मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर, तो मैग्नीफाइंग पावर इज कैपिटल M, डेफिनेशन आप खुद बना सकते हो। मैग्नीफाइंग पावर ये है मैग्नीफाइंग पावर फॉर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी ये वो डेफिनेशन है जो हर इंस्ट्रूमेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो माइक्रोस्कोप हो चाहे वो टेलीस्कोप्स हो। तो अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर, तो बताओ द रेशियो ऑफ विजुअल एंगल फॉर्म बाय द इमेज टू द विजुअल एंगल फॉर्म बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द मैग्नीफाइंग पावर। जब इस डेफिनेशन को सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए लगाया गया, फॉर सिंपल माइक्रोस्कोप, तो मैग्नीफाइंग पावर को जब निकाला गया तो निकल के आया d बाई एफ, और निकल के आया 1 प्लस डी बाई एफ। ये दो फार्मूले निकल के आए। यहां पर जो d है दैट इज पैरामीटर, 25 सेंटीमीटर की वैल्यू होती है, d इज 25 सेंटीमीटर, और इसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। बाकी इसके बारे में अभी और कुछ मत जानो। कैपिटल D अगर कहीं आपको दिखाई दे तो वैल्यू उसकी 25 सेंटीमीटर है। जब इस फार्मूले को सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए लगाया गया तो रिजल्ट आया कि कैपिटल M की वैल्यू d बाई एफ आ रही है और कैपिटल M की वैल्यू 1 प्लस डी बाई एफ आ रही है। ऊपर वाली वैल्यू d बाई एफ जब आ रही है तो उसके पीछे बाउंडेशंस क्या है, ये वाली वैल्यू हमको तब मिलती है व्हेन फाइनल इमेज, ये भी एक कोड वर्ड है। समटाइम्स यू हैव ए क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय फाइनल इमेज। फाइनल इमेज उसको कहा जाता है जिसको आंखों ने देखा है। अब ये जो A डैश B डैश है, इस इमेज को कौन देखेंगे, आंखें देखेंगी ना, तो कोड वर्ड में इसका नाम क्या होगा, फाइनल इमेज। तो व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म एट इनफाइनाइट, अगर ये वाली इमेज जो A डैश B डैश आप देख रहे हैं, अगर ये अनंत पर बनती है, इनफाइनाइट पर बनती है, तो हम अपने सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर जब निकालते हैं
तो आती है d/f। d माने क्या है, f माने फोकल लेंथ है। और ये आपका कब आता है, फीचर्स 1 + d/f when final image form at 25 सेंटीमीटर। अगर आपकी फाइनल इमेज यानी कि ये लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनी है तो आपका जो फार्मूला है वो 1 + d/f है। ठीक, जब फाइनल इमेज अनंत पर बनती है तो कोड वर्ड में इसको बोलते हैं नॉर्मल विजन। और जब फाइनल वाली इमेज 25 सेंटीमीटर पे बनती है तो कोड वर्ड में इसको बोलते हैं स्ट्रेन्ड आई विजन। क्योंकि 25 सेंटीमीटर पे जब कोई चीज़ होती है और आँखों को उसको देखना पड़ता है तो आँखों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है, तो आँखों की जो मसल्स होती हैं उनमें स्ट्रेन आ जाता है, एंड दैट इज़ वाई कॉल्ड द स्ट्रेन्ड आई विजन। ठीक है ना, तो ये था आपका सिंपल माइक्रोस्कोप, कंप्लीट हुआ। टेलीस्कोप में बहुत सारे टेलीस्कोप हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, गैलीलियन टेलीस्कोप है, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है। तो आप 1 by 1 सबको नहीं जानेंगे, आप कॉमनली देखेंगे टेलीस्कोप का मतलब क्या है। ध्यान देना भाई, टेलीस्कोप एज ए इंट्रोडक्टरी, टेलीस्कोप एज ए इंट्रोडक्टरी, टेलीस्कोप एज इंट्रोडक्टरी। तो इसमें यार 2 लेंसेज होते हैं, हैविंग टू लेंसेज। हम जिन टेलीस्कोप्स की बात करेंगे उसमें हम हैविंग 2 लेंसेज इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और हमारे अपने माइंड में यही वाला टेलीस्कोप रहेगा। ठीक है ना, तो टेलीस्कोप में आपके पास 2 लेंसेज होते हैं, हैविंग 2 लेंसेज। बोथ lenses having कन्वर्जिंग नेचर, दोनों के दोनों लेंस कन्वर्जिंग नेचर के होते हैं। और 10th क्लास स्टूडेंट जब कन्वर्जिंग नेचर देखता है तो तुरंत समझ जाता है मतलब कॉन्वेक्स लेंसेज। ठीक, दोनों लेंसों में जो लेंस ऑब्जेक्ट के सामने होता है, लेंस फेसिंग ऑब्जेक्ट, भाई 2 लेंस है तो लेंस फेसिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव, उसको हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। जैसे अगर आप टेलीस्कोप के पास जाओ तो ये एक स्टैंड है जहां पे टेलीस्कोप लगा हुआ है, ये टेलीस्कोप लगा हुआ है, यहां पर एक लेंस लगा हुआ है, एक लेंस यहां लगा हुआ है। तो आप क्या करोगे, ये वाला जो है ये ऑब्जेक्ट के सामने और ये वाला लेंस आपकी आंखों के सामने है। तो जो लेंस ऑब्जेक्ट के सामने होता है उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव, और जो लेंस आपकी आंखों के सामने होता है दैट इज कॉल्ड द आई पीस। तो लेंस फेसिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड आई पीस, तो उसको हम लोग आई पीस कहते हैं। टेलीस्कोप का जो ये ऑब्जेक्टिव है ये फोकल लेंथ में रिच होता है। तो अब देखिए ऑब्जेक्टिव लेंस टेलीस्कोप में है, आई पीस लेंस टेलीस्कोप में है। तो हम ऑब्जेक्टिव वाले लेंस की जो फोकल लेंथ है उसको FO से लिखने वाले हैं, O फॉर ऑब्जेक्टिव, और आई पीस का जो लेंस है उसको हम FE से लिखने वाले हैं। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में FO रिच होता है और FE बहुत स्मॉल होता है। तो समटाइम्स यू हैव ए प्रॉब्लम लाइक दिस कि आपके पास में जो है कन्वर्जिंग नेचर के लेंसेज हैं। एक लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, दूसरा कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, तीसरा आपके पास में कॉन्वेक्स लेंस है फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है,
और चौथा आपके पास में कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर है। ऑल आर कॉन्वेक्स, ऑल हैविंग द कन्वर्जिंग नेचर। तो किन्हीं दो को चुनना है फॉर द टेलीस्कोप। तो तुमको पता है कि FO रिच होता है, FE क्या होता है, स्मॉल। तो इन चारों में सबसे रिच कौन है, 20। तो 20 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्टिव ले लेंगे। और सबसे पुअर कौन है, इसका क्या ले लेंगे, आई पीस। ठीक, तो इस तरीके से आपका ये टेलीस्कोप की ABCD है कंप्लीट। तो कुछ क्वेश्चंस हैं आपके बोर्ड पर। पहला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन में एक सपोर्टिंग डायग्राम दिया हुआ है। आप देख सकते हो कि ये कॉन्केव लेंस है, ऑब्जेक्ट ये AB है, और जैसे हम इमेज बनाते हैं, इमेज वाला प्रोसेस कर दिया गया है। और इमेज वाला प्रोसेस करने के बाद में पूछा ये जा रहा है कि जो ये X पॉइंट है वो क्या चीज़ है, पॉइंट X क्या है, ये पूछा जा रहा है, ये X वाला पॉइंट। आंसर होगा कि जब पैरेलल लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जब इस कॉन्केव वाले लेंस से निकलती है तो डाइवर्ज होती है, और डाइवर्ज होने के बाद में वर्चुअली कहाँ से पास होती है, फोकस से। तो आंसर हो जाएगा ये जो X नाम का पॉइंट है दैट इज फोकस, यानी कि कैपिटल F, फोकस। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इरेक्ट इमेज है, मैग्नीफाइड इमेज है और वर्चुअल इमेज है, और ये सारा का सारा काम किसी लेंस ने किया है जो कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में था। तो वर्चुअल की इमेज कौन बनाता है, कॉन्केव भी बनाता है और कॉन्वेक्स भी बनाता है, लेकिन मैग्नीफाइड बनाता कौन है, केवल कॉन्वेक्स। तो यहाँ मैग्नीफाइड वर्चुअल की इमेज, इसलिए लेंस का नाम क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, किसी बच्चे ने लिखा कॉन्वेक्स लेंस, किसी ने लिखा कन्वर्जिंग लेंस। तो सबसे बेस्ट आंसर क्या हुआ, कन्वर्जिंग। उसके बाद ये 3rd नंबर क्वेश्चन है। लेंस ने इमेज बनाई है जो कि ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है ऑन द स्क्रीन। फाइंड द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ द लेंस इफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 60 सेंटीमीटर। अगर आपको लेंस की प्रॉब्लम में, मिरर की प्रॉब्लम में न्यूमेरिकल वैल्यूज दी गई हैं, तो फिर क्वेश्चन जो है या तो लेंस फार्मूले से होगा या मिरर फार्मूले से होगा। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो तुमको डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दिया गया है, u बराबर कितना दिया गया, 60। आपके सिलेबस में आपकी अपनी क्लास के हिसाब से हमेशा नेगेटिव रहेगा। और जो मैग्नीफिकेशन है दैट इज 2, m बराबर 2। चाहे तो आप यहाँ पे ऐसे समझें, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि I जो है वो 2 ऑफ O है। I माने इमेज का साइज, O माने ऑब्जेक्ट का साइज। तो I जो है 2 ऑफ O है, तो यहाँ से I/O हो गया 2, तो m बराबर हो गया 2, मैग्नीफिकेशन 2 है। अब मैग्नीफिकेशन 2 है, जो गिवन है उसका साइन डिसाइड करना है। बताओ भाई तेजस, ये मैग्नीफिकेशन का साइन क्या होगा, प्लस या माइनस? पॉजिटिव नहीं होगा, क्योंकि इमेज स्क्रीन पर है, और अगर इमेज स्क्रीन पर है तो रियल इमेज है, और रियल इमेज के केस में मैग्नीफिकेशन कैसा होता है, माइनस साइन। और अब पूछा गया है फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ चाहिए। इन तीनों में कोई दोस्ती वाला फार्मूला है, m बराबर F/F प्लस u। तो यहाँ पे m की वैल्यू है -2, f की वैल्यू पता नहीं, जो अननोन होता है उस पर साइन नहीं लगाते, u की वैल्यू -60। क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको, माइनस का 2f प्लस का 120 इज इक्वल टू f। तो 120 इज इक्वल टू आ गया 3f, और 3f इज इक्वल टू हो गया 120। तो f इज इक्वल टू 120/3, f इज इक्वल टू हो गया 40 सेंटीमीटर। क्योंकि अननोन की वैल्यू प्लस में निकल के आई है, तो नेचर ऑफ लेंस कैसा है, कन्वर्जिंग। तो इसका आंसर हो गया ये प्लस फोकल लेंथ मतलब कन्वर्जिंग नेचर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था अभी तक का। कितने लोगों का सही हुआ ये? 4th क्वेश्चन,
एक अधूरा सा डायग्राम यहाँ दिया गया है। लेंस है कॉन्वेक्स वाला, F1 है, 2F1 है, बीच में AB है, F2 है, 2F2 है। यूजिंग 3 रेज स्टार्टिंग फ्रॉम A, फाइंड द इमेज। बाउंडेशन लगा दी कि आपको 3 रेज यूज करनी है। आप समझ लो कि क्यों ऐसा बाउंडेशन लगा दिया, क्योंकि 99% हम लोगों की आदत जो है इमेज बनाने में 2 रेज लेकर के ही हम लोग अपने आप को ट्रेंड कर लेते हैं। तो आप ये समझ के चलो कि जो बहुत ज़्यादा जनरल हो जाता है वो एग्ज़ाम में आता भी नहीं है। तो अगर कोई चीज़ बहुत जनरल हो चुकी है तो फिर वो एग्ज़ाम में नहीं आएगी। अब इमेज अगर बनाना है तो ये जो मेज़रमेंट होते हैं F के, वो स्केल से प्रॉपर होने चाहिए। AB ऑब्जेक्ट में A से 3 रेज लेनी है। इमेज बनाने के लिए हमने कुछ आइडियाज़ लिए थे। एक था ये कि एक लाइट रे प्रिंसिपल के पैरेलल, डन। एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से, डन। अब 3 लेनी है लाइट रेज तो एक और चाहिए, तो एक लाइट अगर फोकस से ले आए, ये फोकस से एक लाइट ले गए तो लीजिए 3 रेज हो गए। जो प्रिंसिपल के पैरेलल है वो लेंस से इमर्ज होने के बाद कहां से पास होगी? अदर साइड फोकस से। जो ऑप्टिकल सेंटर से है उसमें डेविएशन ही नहीं होगा, उसमें डेविएशन नहीं होगा। और जो फोकस से पास होती है वो लेंस से निकलने के बाद क्या हो जाती है? पैरेलल। तो ये सारी की सारी रेज जहां पर भी कट करेंगी दैट विल बी इमेज। तो A डैश एंड B डैश। और रूल बुक के अकॉर्डिंग अगर ऑब्जेक्ट F और 2F के बीच में है तो इमेज शुड बी बियॉन्ड द 2F इन अदर साइड। तो लीजिए इमेज बन गया। आपने इमेज बिल्कुल सही बनाया, एरो नहीं दिखाया, नंबर 0 मिलेंगे, ये याद रखना। एरो नहीं दिखाते हैं लोग, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। एक बार जरूर चेक कर लेना कि डायग्राम बनाने के बाद एरोज प्रॉपर हैं कि नहीं। फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस 25 सेंटीमीटर, पावर ऑफ द लेंस। तो अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो पावर के लिए फार्मूला क्या है? 100/f इन सेंटीमीटर। तो 100/25, आंसर इज इन डायोप्टर, 4 डायोप्टर। एक फिनोमेना होती है स्कैटरिंग, और स्कैटरिंग का अगर मीनिंग आप देखें तो पता चलता है कि फैल जाना। तो स्कैटरिंग फिनोमेना जो है, एक फिनोमेना है आपकी स्कैटरिंग फिनोमेना। तो इस स्कैटरिंग फिनोमेना को लेकर के एक स्टेटमेंट आया। क्या स्टेटमेंट आया? जैसे सपोज कर लो कि यहां से हमने रेड लाइट को भेजा और रेड लाइट की जो इंटेंसिटी थी, तो रेड लाइट की इंटेंसिटी 10 थी। स्टार्ट कहां से किया रेड लाइट ने? यहां से स्टार्ट किया, O से स्टार्ट किया। और रेड लाइट को जाना कहां तक था? तो रेड लाइट को M तक जाना था। यहां पर हम वेट कर रहे हैं कि रेड लाइट हमारी आंखों पर आए और हम उसको रिसीव कर लें। फिर इसी जगह से, इसी सेम पॉइंट पर हमने येलो लाइट को भेजा और वही काम उसको भी करना था। तो मीडियम हमारे पास अवेलेबल है, ये आपका एटमॉस्फेरिक मीडियम है। तो एटमॉस्फेरिक मीडियम में ये सारा काम किया जा रहा है। फिर ऐसे बारी बारी आपके पास में विबग्योर है, तो आपने अपने इस विबग्योर का इस्तेमाल किया। फीचर जरा समझिएगा। इंटेंसिटी वही है 10 इंटेंसिटी की रेड लाइट चलती है, 10 इंटेंसिटी की येलो लाइट चलती है, 10 इंटेंसिटी की ऑरेंज चलता है, 10 इंटेंसिटी का ग्रीन चलता है, ऐसे ब्लू, इंडिगो, वायलेट, सारे के सारे ये मीडियम में चले। तो हमारे पास में
जो मेरा ये ऑब्जर्वर है, मैंने इससे पूछा कि तुमको जो इंटेंसिटी मिले ज़रा बता देना, तो पता चला कि O से M तक जाने में रेड की जो इंटेंसिटी M पर आई है, M तक पहुंची है, वो 9 यूनिट है। ऑरेंज की जो इंटेंसिटी है वो 8 यूनिट है, और ब्लू की जो इंटेंसिटी है वो 6 यूनिट है। वायलेट की जो इंटेंसिटी है वो 2 यूनिट है। नाउ चेक द सिचुएशन, सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ है? वायलेट को। और सबसे कम नुकसान किसको हुआ है? रेड को। तो स्कैटरिंग फिनोमेना में एक कॉन्सेप्ट निकल के आया कि स्कैटर्ड इंटेंसिटी प्रपोर्शनल टू 1 वेवलेंथ की पावर 4। वेवलेंथ यानी लैम्डा की पावर 4, ये कॉन्सेप्ट निकल के आया। तो किसी साइंटिस्ट ने दिया था, आगे जाकर के आप पढ़ेंगे 12th में उनका नाम और उनका जो काम था वो भी। यानी जिसका लैम्डा कम होगा वो ज्यादा फैलेगा। तो सबसे कम लैम्डा किसका है? वायलेट का। तो सबसे ज्यादा फैला, 10 का चला था, केवल मेरे पास 2 पहुंचा। तो कितने यूनिट का स्कैटरिंग हो गया? 8 का। तो ये बात जो है एक स्कैटरिंग फिनोमेना में रिजल्ट के फॉर्म में सामने आई। और यही रीजन है सुबह का और शाम का जो सन होता है वो रेडिश दिखता है। जरा देखिए कैसे। सनराइज, सनसेट, सनराइज सनसेट appears reddish due to scattering of light, तो क्या कहानी है इसके पीछे की, जरा समझिएगा। आप ये हैं और ये आपके मॉर्निंग का सन है। मॉर्निंग के सन की बात कर लेते हैं, इवनिंग की अपने आप इसी तरह से बात हो जाएगी। सन से जो एनर्जी चलती है लाइट की, उसमें वायलेट भी होता है, इंडिगो भी होता है, ब्लू भी होता है, ग्रीन भी होता है, येलो भी होता है, ऑरेंज भी होता है, रेड भी होता है। यानी ये सब लोग कंपाइल फॉर्म में रहते हैं और इनका जो मिक्सचर होता है दैट इज कॉल्ड वाइट। यानी सन से जो लाइट चलती है वो वाइट इन कलर होती है, वाइट इन कलर। और जब ये आपके पास तक आती है तो आपके अर्थ में जबरदस्त एटमॉस्फेयर अवेलेबल है। तो ये लाइनें हम एटमॉस्फेयर की बता रहे हैं। अब देखिए सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसकी होगी? तो ऑलमोस्ट आपके पास वायलेट पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो बिखर गया, स्कैटर्ड हो गया। कंपेरेटिवली सबसे कम स्कैटरिंग किसकी होगी? रेड। तो आपके पास में कम इंटेंसिटी का क्या पहुंचता है? रेड पहुंचता है बाकी लोगों के कंपेयर में, क्योंकि ये जो सन से लाइट आती है तो बहुत दूर से आती है और दूरी का भी इंटेंसिटी पे नुकसान होता है, डिस्टेंस का भी इंटेंसिटी पे नुकसान होता है। जैसे आप समझो एक पानी से भरा हुआ ग्लास हमने आपको दे दिया और आपसे कहा भाई आपको इस वाली क्लास से उस वाली क्लास तक जाना है, बिल्कुल ऊपर तक भरा हुआ है। तो आपने और कोई सपोर्ट आपको नहीं लेना, आपको बहुत जनरल वे में जैसे आप चलते हो वैसे चलिए। तो पानी से भरा हुआ ग्लास इस क्लास से उस क्लास तक गए तो पता चला कि 2-4 बूंद जो है स्कैटर्ड हो गया, बाकी पानी का ग्लास पानी जो अपना पानी रहा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इसी पानी से भरे हुए ग्लास को यहां से लेकर के अपने स्कूल तक ले जाओ तो स्कैटरिंग ज़्यादा हो जाएगी ना। तो डिस्टेंस से भी स्कैटरिंग होती है, डिस्टेंस से भी इंटेंसिटी को क्या होता है? नुकसान होता है। तो दो चीज़ें एक साथ काम कर रही हैं। पहला, एक तो डिस्टेंस सन की तुमसे बहुत ज़्यादा है, कंपेरेटिवली जो सनराइज का सन होता है और जो सनसेट का सन होता है वो हमसे मैक्सिमम डिस्टेंस पर होता है। तो एक तो इंटेंसिटी की वजह से नुकसान होना ही है बहुत ज़बरदस्त, और दूसरा ये जो रूल है उसकी वजह से। तो इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए सबसे कम नुकसान किसको होता है? रेड को। एंड दैट इज वाई सारे लॉसेस के बावजूद, सारे नुकसान के बावजूद हमारी आंखों तक क्या पहुंचता है? रेड पहुंचता है। सो वी रिसीव
बचा हुआ रेड लाइट, और इसीलिए आपको सामने का जो सन है वो कैसा दिखता है, रेडिश। अब आप देखिए सन से लाइट आ रही है तो तुम्हारी आंखों पर क्या पहुंचेगा, बचा हुआ रेड पहुंचेगा। वहीं पर अगर हम बात करें दोपहर के सन की, 12 बजे का जो सन है, तो 12 बजे का जो सन होता है वो अर्थ से मिनिमम डिस्टेंस पर होता है, तो डिस्टेंस क्या हो गई है, कम। तो डिस्टेंस कम हो गई तो जो लॉसेज में थे उसमें इंप्रूवमेंट हो जाएगा। अब लॉसेज में इंप्रूवमेंट हो जाएगा तो 12 बजे वाली सिचुएशन पे, यानी कि नून 12 नून की कंडीशंस पे रेड का नुकसान तो होता है लेकिन कम हुआ, बाकी लोगों का नुकसान तो होता है लेकिन कम होता है। तो दोपहर का सन जब आप देखते हो तो आपके पास विबग्योर के सब लोग पहुंचते हैं, तो उस समय का जो सन है वो कैसा दिखता है, वाइट। लेकिन सडनली अगर आपको 12 बजे का सन दिखाया जाए और आपसे पूछा जाए बताओ कैसा है, आप बोलोगे येलो है। थोड़ा सा आपसे और ध्यान से बोला जाए कि ध्यान से देखो कैसा है, तो आप तुरंत बोलोगे कैसा है, वाइट है। फर्स्ट टाइम रिएक्शन में येलो क्यों कहते हो, क्योंकि आपके आंखों की सेंसिटिविटी सबसे ज्यादा क्या होती है, येलो के लिए होती है। तो दोपहर का सन अर्थ के बहुत करीब आ चुका होता है, तो नुकसान में जो डिस्टेंस वाला नुकसान था वो अब कम होने लगता है, और इसलिए स्कैटरिंग वाला नुकसान होने के बाद भी सारे के सारे कंपोनेंट कलर्स हमारी आंखों पर पहुंचते हैं। तो जो दोपहर का सन है वो कैसा होता है, वाइट इन कलर। और जैसे ही आप सनसेट का सन देखते हो तो फिर से डिस्टेंस क्या हो जाती है, ज़्यादा, और वही सनराइज वाला केस जो है फिर से काम करता है, डिस्टेंस ज़्यादा हो गई है, नुकसान ज़्यादा होगा, और लैम्डा वाला सिचुएशन भी नुकसान में रोल प्ले करेगा। तो अब हमें सनराइज और सनसेट के सन में केवल क्या मिलता है, बचा हुआ रेड लाइट ही मिलता है। ठीक, सन से जो लाइट आ रही है वो स्कैटर्ड हो गई, स्कैटर्ड होके कहाँ गई, एटमॉस्फेयर में। स्कैटर्ड होके कहाँ गई, एटमॉस्फेयर में। और एटमॉस्फेयर में जब वो स्कैटर्ड होकर के गई तो जिसका लैम्डा कम है उसका स्कैटर्ड क्या है, ज्यादा है। तो एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा कौन है, वायलेट, इंडिगो और ब्लू, इन्हीं के लैम्डा सबसे कम है ना। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू ये एटमॉस्फेयर में फैले हुए हैं, और इनका जो कंबाइंड कलर है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू का जो कंबाइंड कलर है वो कैसा है, ब्लू होता है। तो जैसे तुमने अपना फोकस सन से हटा करके इधर किया, आप बात को जरा समझते जान चलना, यहां से आप हटे, तुमने इधर देखा, तो ये तुम्हारा क्या है, ट्रांसपेरेंट एटमॉस्फेयर। और ट्रांसपेरेंट एटमॉस्फेयर में कौन सा कलर भरा हुआ है, ब्लू। तो उसके पीछे का जो भी आपको विजन है वो कैसा दिखता है, नीला। भाई जैसे आप देखिए ये आपका एक तरीके से मान लो ये कलरलेस है, व्हाइट को क्या मान लो, कलरलेस। अगर मैं इसके पहले ग्रीन फिल्टर लगा दूं तो तुमको पीछे वाली क्या दिखेगी, ग्रीन बोर्ड दिखाई देगी। अगर मैं इसके पहले येलो फिल्टर लगा दूं तुमको ये बोर्ड कैसा दिखेगा, येलो। तो एक्चुअल जब आप स्काई को देखते हो तो स्काई तो कलरलेस है, तो कलरलेस स्काई है और तुम यहां पर हो, तुम्हारे और इसके बीच में क्या है, ये एटमॉस्फेयर है जो कि कैसा है, ट्रांसपेरेंट है, जिसमें रिच वैल्यू किसकी है, ब्लू की। तो आपको एक्चुअल में वो ब्लू दिखता है, तो आपको पीछे तक का विजन क्या दिखाई देता है, ब्लू। तो जब हम स्काई को देखते हैं तो उसका ब्लू दिखना स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, और जब हम सन को देखते हैं तो उसका रेडिश दिखना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। दोनों में डिफरेंस क्या है, सन को देखने के लिए जो बचा हुआ अमाउंट है वो मेरे पास आता है अनस्कैटर्ड। देखो ना, एम के पास जो इंटेंसिटी पहुंचेगा वो कौन सा पहुंचेगा, अनस्कैटर्ड। तो व्हेन यू ऑब्जर्व द सोर्स, जब तुम किसी सोर्स को देखते हो स्कैटरिंग फिनोमेना में, तो आपकी आंखों तक कौन पहुंचता है, अनस्कैटर्ड। और जब तुम किसी नॉन ल्यूमिनस को देखते हो जो कि सोर्स नहीं है, जैसे हमने सन से अपने आप को हटा करके इस तरफ किया, तो ये हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर के पीछे क्या, आसमान है, और ये कैसा है, नॉन ल्यूमिनस, ये लाइट का सोर्स नहीं है। तो जब हम किसी नॉन ल्यूमिनस को देखते हैं तो किससे देखते हैं, स्कैटर्ड से। किससे देखते हैं, स्कैटर्ड से। यानी कि अगर सन से लाइट जो है ट्री पर गिरी और हमने ट्री को देखा तो किससे देखा, स्कैटर्ड, क्योंकि जो ट्री पर लाइट गिरेगी वो कौन सी लाइट होगी, स्कैटर्ड वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो जब हम किसी सोर्स को देखते हैं तो हम रिसीव करते हैं अनस्कैटर्ड, बचा हुआ। और जब हम किसी नॉन ल्यूमिनस को देखते हैं, नॉन ल्यूमिनस मतलब जो सोर्स नहीं है, तो हम रिसीव करते हैं क्या, स्कैटर्ड। ठीक, इसीलिए
बोर्ड से आप तक जो लाइट जा रही है वो कैसी है? स्कैटरिंग करके जा रही है। देखो यहां से चली तो रास्ते में एटमॉस्फेयर है ना, तो एटमॉस्फेयर से क्या होगी? स्कैटरिंग होगी। इसीलिए एक बल्ब, लाइट का एक बल्ब ऑन किया, पूरा का पूरा रूम जो है किससे भर जाता है? फुल ऑफ लाइट। कैसे? एटमॉस्फेयर की वजह से स्कैटरिंग होती है। बल्ब से लाइट चली, एटमॉस्फेयर में गिरी, एटमॉस्फेयर ने उसको क्या किया? स्कैटर्ड कर दिया। और चूंकि स्पीड ऑफ लाइट क्या है? 3×10⁸, बहुत तेजी से सारा काम होता है। तो आपने बल्ब ऑन किया और पूरा का पूरा जो रूम है वो फुल ऑफ लाइट हो गया। थोड़ी देर के लिए सोच लिया जाए कि अगर हम एटमॉस्फेयर को निकाल दें तो स्कैटरिंग नहीं होगी, क्योंकि स्कैटरिंग के लिए मीडियम होना बहुत जरूरी है। चले जाइए, हम सब लोग चलते हैं स्पेस पर, एज इट इज स्पेस पर चलते हैं। अभी हम क्या देख रहे थे कि यहां पर जो चीजें ल्यूमिनस वाली हैं वो भी दिखाई दे रही हैं, नॉन ल्यूमिनस की चीजें हमें दिखाई दे रही है स्कैटर्ड की वजह से। स्पेस पर पहुंचे, अब ये स्पेस है, ये सन है, अगल बगल कोई मीडियम नहीं है। सीधे सन को देखा व्हाइट दिखेगा, और जैसे मैंने अपने आप को इधर किया तो सब ब्लैक है, क्योंकि स्कैटर्ड इंटेंसिटी वहां है ही नहीं, मीडियम चाहिए उसके लिए, और वहां कोई मीडियम तो है नहीं। एंड दैट इज वाई जो स्टार आपको दिखाई देंगे, क्योंकि वो लाइट के सोर्सेज हैं, उनसे लाइट आपके पास तक पहुंच रही है, तो आप देखोगे कि हाँ वो स्टार है रेड कलर का, वो है ब्लू कलर का। इस स्टार के बीच में जो जगह है वो क्या दिखेगी? काली, क्योंकि स्कैटर्ड इंटेंसिटी वहां है नहीं। तो थोड़ी देर के लिए सोच के देखा जाए कि अगर हमारे अर्थ से एटमॉस्फेयर को निकाल लिया जाए तो क्या होगा? जो सोर्सेज हैं वो तो हमें दिखेंगे, और जो नॉन ल्यूमिनस हैं वो हमको नहीं दिखेंगे। यानी अगर यहां से एटमॉस्फेयर निकाला जाए तो जो लाइट का बल्ब है वो तुम्हें दिखेगा कि हाँ वो देखो छोटा सा लाइट का बल्ब है, लेकिन लाइट बल्ब के अगल बगल की चीजें नहीं दिखेंगी। और ऑप्टिक्स में ना दिखना क्या कहलाता है? ब्लैक। ठीक है ना? तो ये पूरा का पूरा स्कैटरिंग एपिसोड है।